मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? हम उसी चीज को कैरी करने जा रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो कि हम लास्ट वीडियो में लेके चले थे। देखिए नंबर 5 आ रहा है, आई थिंक 5 ही आ रहा होगा आपका, रहतिया। मतलब सर इसको बोलेंगे हम स्टॉक। सर ये क्या है? पहले तो बता दूं, ये एक असेट्स है। ये क्या है? असेट्स है। सर ये एक असेट्स है। कौन सी असेट्स है सर? टेंजिबल, यानी कि इसको हम छू सकते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं? जिन संपत्तियों को, देखो हम आपको बताएंगे संपत्ति के प्रकार वगैरह आगे चल के, लेकिन आपको मोटा मोटा सुन लीजिएगा। जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं वो क्या होती हैं? टेंजिबल, टच कर सकते हैं। और जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपके फोन का गुडविल है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी? इंटेंजिबल। तो रहतिया एक स्पर्शनीय संपत्ति है जिसका प्रयोग जो फर्म निर्माण कर रही हैं, जो निर्माण करती हैं किसी वस्तु का या किसी सामान को लाके बेचते हैं, उन सभी के द्वारा रखा जाता है। और ये जर्नली 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक तो वर्ष के शुरू में और एक वर्ष के अंत में। सर वर्ष क्या है? जैसे ये क्या है? अब इसको क्या मानेंगे? ये है अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है? एक साल है। ये क्या है? एक साल है। यहां पे मान के चलिए 1 जनवरी 2021 है जी। सर 22 चल रहा है, चलो 22 कर लेते हैं। पुराना हम क्यों करें? हम क्यों पुराना करें? 31 दिसंबर 2022। सर आप बताइए, यहां पर कुछ सामान तो आपके पास रहा होगा जो पिछली साल से आपका कैरिड फॉरवर्ड होकर आया होगा। यहाँ ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में कुछ सामान आपके पास होगा। तो स्टॉक कितने प्रकार का हो सकता है? एक तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रारंभिक रहतिया, जो कि वर्ष के शुरू में होता है फर्म के पास। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा होता है दोस्तों? जो कि फर्म के पास वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है। जो कि फर्म के पास वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। आपसे कोई पूछे ओपनिंग स्टॉक, वह रहतिया जो वर्ष के शुरू में फर्म के पास होता है, जो कि पुरानी साल से अब कैरी फॉरवर्ड करके लाया गया हो सकता है। ठीक है। अंतिम, जो वर्ष के अंत में फर्म के द्वारा मतलब माल बिकने से रह जाता है किसी भी कारणवश, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इस स्टॉकों को, इनका वैल्यूएशन, यानी कि जितने रुपए का जो माल रह गया है, समझना मेरी बात को, जो माल रह गया है बिकने का, आप उसमें अपना प्रॉफिट आप निकालना होता है। फर्म को प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ अपनी बातों को नहीं करूँगा, या तो सिर्फ मोटी मोटी बातें करूँगा। तो इसमें ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो टूल अप्लाई होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर देखो आप टीजीटी या पीजीटी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी लेकिन मोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। और अभी तो हमारी शुरुआत है अकाउंट की दोस्तों, जैसे हमने इंग्लिश की भी शुरुआत करी है। ठीक है। और अभी आपको आगे चलकर टीजीटी पीजीटी के लिए प्रॉपर वीडियो और बीएड एंट्रेंस के लिए प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट बन के अलग से मिलेंगी। ठीक है। तो बस आप लोगों का देखो प्यार चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। और देखो इतनी मेहनत लग रही है नोट्स को बनाने में। मैं पहले उनको लिखता हूँ, फिर टाइपर जी, हमारे लोकेश जी टाइपर हैं, उनसे टाइप करवाते हैं। फिर आपके पास हमारे जो एक टीम है, राहुल और तुषार, ये लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये फिर उनको वीडियो वगैरह को अपलोड वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो मैं ये अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक टीम है पूरी, वो काम कर रही है। तो देखिए प्लीज़, हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ाने का काम आपको करना है। आपको व्यूज कैसे आएंगे वीडियो पर, आप बताइए। आप देखोगे जब भी तो व्यूज आएंगे ना, और आप पूरा देखते नहीं है। और हमारा दोस्त जो हमें जानते हैं ना पर्सनली, कहते हैं हमने वीडियो खोल के देख लिया, बस व्यूज बढ़ा दिया। भाई साहब ऐसा मत करो, ऐसा एहसान हमें नहीं चाहिए आपको। अगर आपको फायदे की चीज़ें लग रही हैं, अब देखिए, ऐसा एहसान मत करिए। हम 1 से 2 से करवा के हमें क्या फ़ायदा है? तो आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है। और देखिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अकाउंट का ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये देख रहे हैं, अभी चैनल हमने 29 दिसंबर को 2021 में बनाया है। आप वहां पर देखिए हमारी, तब से हमने कितनी वीडियो अपलोड कर दी इस चैनल पर इंग्लिश के लिए। आप 1 महीना अकाउंट में होने दीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन आप हमारे मनोबल को, हमारी टीम के मनोबल को बढ़ाए रखिएगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। और देखो मैं
हर वीडियो में लाइक करें, शेयर करें। ये देखो, मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ। आपसे आज हाथ जोड़कर बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस प्लीज़ अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक आप चैनल को पहुँचाइएगा। जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाइएगा। और मैं बिना किसी निस्वार्थ भाव के आपको जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप ट्यूशन ही पढ़िएगा, आप आइए और चैनल पर बने रहिएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना लगेगा? 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। सर यहाँ पर एक और बात होती है, अगर कोई फर्म मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि हम कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट में चीज़ों को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं उनमें कुछ सामान बनने को रहता है। जैसे कि अभी हम करें, जैसे टाटा, अब टाटा गाड़ी बनाती है, टाटा गाड़ी बनाती है। अब टाटा की गाड़ी है ये, और ये गाड़ी में सिर्फ चक्के लगे, चेचिस बनाया उसका, मतलब उसका बस स्ट्रक्चर बनाया, फ्रेम बनाया। अभी इसमें इसके ऊपर जो छत होती है, स्टीयरिंग होती है, वो चीजें नहीं लगी हैं। तो ये सामान अर्धनिर्मित है। क्या है? अर्धनिर्मित, यानी कि एक रहती है अर्धनिर्मित। इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। यानी कि ऐसा जो है सामान जो अभी बना नहीं है लेकिन अभी बनने से रह गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि पूरी तरह से चीजें कंप्लीट नहीं है। तो ये आपको हमने बताया, आपको रहतिया के बारे में। अब देखिए, हम आपसे बात कर चुके हैं सर, हमने आपको परचेज समझा दिया है, सर हमने आपको सेल समझा दिया है, इनका होता है रिटर्न, ये भी मैं आपको समझा दिया हूं, रिटर्न होता है। अब यहां से परचेज और सेल से एक बात निकलती है जिसको आपको BR बोलना है, BR, और एक है BP। सर इसको प्राप्य विपत्र बोलते हैं और इसको देय विपत्र बोलते हैं। यहीं पर 2 बातें और लिखूंगा, 5, 6, 7, 8। एक होता है डेटर्स, जिसको कि देनदार बोलते हैं, और एक और नाम में लिखूंगा क्रेडिटर्स, जिसको कि लेनदार होते हैं। ये सब चीजों को मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं एक साथ? सर एक साथ क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि ये कुछ है ही नहीं है सिखाने को, बस आपको समझाना है। देखो, इन चीजों की बातें कहां होंगी? आपने, जैसे कि यहां राहुल है और तुषार है, ये है व्यापार। राहुल है व्यापारी, तुषार है ग्राहक। तुषार क्या है? ग्राहक है। अब यहां पे क्या हुआ? तुषार ने, वो राहुल ने जो माल, जो व्यापार इसके पास गया लेके, राहुल जो गया, राहुल के पास गया तुषार, बोल भाई हमें सामान दे दो उधार। तो राहुल ने सामान उधार दे दिया। तो राहुल ने सामान उधार दिया कि भाई कब दोगे? कि भाई 2 महीने बाद दे देंगे, हम दे देंगे। अब राहुल को इस पर भरोसा है, किस पर भरोसा है? तुषार पर। तो इसने दे दिया। तो अब ये यहां पर राहुल क्या बन जाएगा? देनदार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? लेनदार। यानी कि तुषार के लिए ये लेनदार है और इसके लिए ये, मतलब तुषार के लिए तो ये लेनदार है और राहुल के लिए तुषार क्या है? देनदार है। तो डेटर कौन होते हैं सर? सर डेटर कौन होते हैं? पहले डेटर को समझ लेते हैं। डेटर जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे देनदार होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? देनदार। और जिन लोगों से हम उधार माल खरीद के लाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। 2 बातों की बात है, ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है सर, ठीक है। लेकिन यहां पर राहुल और तुषार जाते हैं। और देखो, एक बात और बताएं आपको, एक और कर लें, थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, एक और डूबत ऋण। यार थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, डूबत ऋण, इसको बैड डेट्स बोलेंगे। हालांकि मुझे ये दोनों चीजें बाद में लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, आप समझ लेना। तो अब डूबत ऋण हो रहा है। अब यहां पर तुषार ने पैसा नहीं दिया, तुषार देनदार है, इसने पैसा नहीं दिया। 10,000 रुपये था, इसने कहा भाई 5,000 रुपये लेने ले ले, नहीं लेने मत ले। तो इसका 5,000 रुपये डूब गया। तो डूबत ऋण क्या है? यानी कि जब हम लेनदारों को माल दे देते हैं और वो पैसा नहीं देता है, वो पैसा नहीं देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेट्स। ठीक है सर, उस पर केस नहीं कर सकते? अगर जीएसटी पे बिल वगैरह दिया है तो आप केस भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। यहां से एक और आप लिख लीजिएगा,
दिवालिया, इंसॉल्वेंट, मतलब आप केस कर सकते हो। तो केस कब कर सकते हैं आप? जब आपने जीएसटी पे माल दिया है, आप केस कर दिए, लेकिन आपकी किस्मत ही फूटी है, अब उस पर पैसा है ही नहीं है देने को, वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, दुनिया भर का कर्ज है, तो उसको क्या करते हैं? दिवालिया हो गया। तो दिवालिया कौन व्यक्ति होता है? जिस पर लोगों का कर्ज है, लेकिन उसकी जो संपत्ति है, जो नेट, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी नेट संपत्ति है, वो कम है। तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय कहेगा भाई आप इसको परेशान नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? दिवालिया। तो आप राहुल धमका नहीं सकते हैं तुषार को, अगर तुषार दिवालिया हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां से ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब सर इन टर्म को समझाइए। इन पे एक चैप्टर भी होता है 9th में भी और 10th में भी, और दुनिया में अगर सबसे सरल कोई चैप्टर है तो विनिमय विपत्र है। अभी आने वाला हूं, मुश्किल से 5 से 7 दिन में आपको विनिमय विपत्र पे आ जाऊंगा, तो चिंता नहीं करनी है, बस बने रहिएगा। देखिए सर, अब ये राहुल और तुषार में पहले लेन देन हुआ। अब तुषार ने पहले पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स वगैरह हो गया, वो दिवाली वगैरह तक बातें पहुंच गई, ठीक है। अब ये राहुल तुषार फिर पहुंच गया कि भाई राहुल हमें उधार दे दो, या ये अनजान है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, ये अनजान है, ए और बी सामान निकलवाते गए। अच्छा ये सामान निकाल दो, ये निकाल दो, निकलवाया सामान, लेकिन बारी आई पैसे देने की। अब राहुल क्या कह रहा है, तुषार क्या कहा कि उधार लिख लियो। भाई हम तो जानते नहीं तुम्हें, हम नहीं देंगे उधार, तुमने हमारा पहला पैसा ही नहीं दिया है। कुछ कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले उधार ले गया, उसका पहला रिकॉर्ड खराब हो तो आप उधार देने से मना करोगे, या आप कोई अनजान व्यक्ति है तो आप उसको उधार देने से मना करोगे। यही दो कंडीशन होंगी नहीं होंगी? या तो आप जिस व्यक्ति को जानते हो उसका रिकॉर्ड खराब है, आप उसको उधार नहीं दोगे, या आप जिसको जानते नहीं उसको उधार नहीं दोगे। लेकिन उसने सामान निकलवा लिया। आपको पता है कि अगर सामान मैंने अंदर रखवाया तो मेरी तो और ज़्यादा लेबर लग जाएगी, तो फिर क्या करूं? अब राहुल को ऐसे ही यहाँ पे जो ए था, ऐसे यहाँ जो बैठा हुआ है, अब जो बैठा हुआ है ना, अब इसको बड़ा पसीना आ रहा होता है। अब ये हम पे पढ़ा हुआ है, हम पे पढ़ा हुआ है, ये हम उधर से गुजरे होते हैं। अब आता है कि सर, मैंने कहा हाँ सुनो सर चाय पियो। मैंने कहा भाई ये राहुल आज इतना मतलब कैसे है, कंजूस आदमी, मक्खी चूस, ये हमको चाय पिला रहा है। तो हम भाई साहब गए, मैंने कि ठंड लग रही है, हमको पसीना आने लग गया। मैंने कि भाई ये चाय कैसे पिला रहा है? और चाय पिलाई इसने, और इसको भी पसीना आ रहा। बोला सर ये सिचुएशन है, ये उधार मांग रहा है मुझसे, बताओ क्या करूँ? अब मैं इसको नहीं देता तो इसको डायरेक्टली ये सामान, इसका ऑर्डर बढ़ा है, ये अगले नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा क्योंकि इसको इंसल्ट सी लगेगी। तो सर अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्यों डर रहे हो? आपको डरना क्यों है? आप एक कागज़ लीजिएगा, एक कागज़ लो। ये कागज़ ले लिया मैंने, इस पर लिखिएगा, एक पत्र लिखो और इस बंदे के हस्ताक्षर करवा लो, बी के यहाँ पर, बी के क्या कर लो? हस्ताक्षर कि मैं इतनी तारीख को पैसा दे दूंगा। बोला सर मैं उधार तो दे दूं, एक और दिक्कत आ सकती है। सर उधार तो दे दूं, लेकिन मुझे एक और दिक्कत है। बोले क्या? मैं ये सामान इसको दे दूंगा, मुझे मेरी दुकान में सामान फिर दोबारा से लाना है मेरे को, मुझे तो फिर भी बेचना है, मुझे तो पैसा चाहिए। मैंने कहा एक काम करो ना, तुम हमको इतने सीधे तो नहीं दिख रहे हो भाई साहब कि आप इसको फ्री में दे रहे हो बिना उसके, अरे थोड़ा सा काट रहे हो इसको, थोड़ा सा और काट दो। बोले उससे क्या होगा? मैंने लगा ना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा। तो राहुल ने, मतलब ए का मतलब है राहुल, समझना, इसने ए ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा और लगा दिया। हाँ अब यहां पे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया। तो एक पत्र निकलवाया, उस पत्र पे हमने लिखवाया, इससे मतलब लिखा कि ये हम मतलब लेते हैं कि मैं इतनी तारीख को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी इनका समय इनके बीच में हुआ है, इतने दिन बाद मैं इनको पैसा चुका दूंगा। और इन्होंने साइन कर दिया। तो जो ये पत्र है ना, इसी को कहते हैं विपत्र। हाँ भाई साहब, इस पत्र को ही क्या कहेंगे? विपत्र कहेंगे। अब जो पत्र है इस बी के लिए तो ये होगा बीपी, क्योंकि इसको चुकाना है, क्योंकि इसको ये चुकाना है। और इसके लिए क्या होगा? बीआर, क्योंकि इसको ये लेना है, क्योंकि इसको ये लेना है। अब यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है, एक और बात आती है बैंक। इन दोनों के चीज में, विनिमय विपत्र में 3 पक्षकार होते हैं, एक बैंक भी होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, आप दोनों ही कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं। तो बैंक, अब ये राहुल बोला, ये मतलब कि सर, मैंने हाँ कि हम ना, आप कह रहे थे कि अब ये तो गया माल लेके, अब क्या करें? मैंने कि आपका खाता किस बैंक में? बोले हमारा खाता HDFC बैंक में है, या पंजाब नेशनल बैंक में है, या महिंद्रा बैंक में। हम देखो HDFC का हम इसलिए नाम लिए क्योंकि एक हमारा स्टूडेंट है धर्मेंद्र सिंह चौहान, उसका भी अभी वो उसी में जॉब कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए तो हमको बता देना, हम आपको दिलवाएंगे। तो देखिए बैंक में
हमारा खाता कहाँ है कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। तो आप मैंने कि पंजाब नेशनल बैंक के पास जाइए दौड़ते दौड़ते, और आपका बिल है मान के चलो 10,000 रुपये का, 2% कमीशन, 5% कमीशन, 3% कमीशन, जो भी आपका बैंक लेगी आपसे, और आपको मान के चलो 9800 रुपये या 9700 रुपये बैंक ने दे दिए, और बैंक आपको दे देगी, तो विपत्र का भुगतान हो जाता है, तो आपको 9700 रुपये मिल गए। अब 300 रुपये आपने झेले नहीं होंगे, आपने 300 रुपये उसके ज़्यादा लगा दिए होंगे, 300 रुपये उसने, क्योंकि उधार पे माल भाई साहब ऐसे ही आप जानते हो कि एक ही चीज़ दो में लगाई जाती है उधार के लिए, तो इसलिए उधार मत लिया करो दोस्त, ठीक है। वैसे बिजनेस बिना उधार के चलता भी नहीं है। तो भाई साहब बैंक में गए, आपको भी खुश, अब भाई साहब राहुल खुश हो गया, यानी एक खुश हो गया। और भाई साहब फिर दोबारा कॉफ़ी का ऑर्डर किया, मैं उठ के जाने लगा, अरे नहीं सर पियो ना। मैंने कि भाई साहब तू मुझे पता है इस कॉफ़ी को कहाँ कहाँ से निकालेगा, मुझे तू जाने दे बस। मैं वहाँ से भाई साहब चला गया बस। तो देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि BR क्या होता है, BP क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, सर दिवालिया क्या होता है, ठीक है सर। इधर इंग्लिश, अरे यार आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।